खान साहब, हम कहते हैं पंजाबी में, और चूंकि आप बाट हैं तो आपको समझ भी आती होगी कि अपनी दही को खट्टा कोई नहीं कहता। यानी सहाफ़ी जो हैं, हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं और हमें से बहुत सारे लोग अच्छा काम करते भी होंगे, लेकिन हमारे अंदर भी बहुत डिवीजन्स हैं। अभी काशिफ अब्बासी ने एक बात की कि सड़कों के ऊपर तहरीक जो है बड़ी तेज़ है। मादरत के साथ मेरा दिल तो कहता है कि मैं यही बात दोहराऊं, लेकिन हकायक जो हैं वो मुझे बताते हैं कि ये बात दुरुस्त शायद ना हो। अगर आप सहाफ़ियों का प्रोटेस्ट भी देख लें, 2.5 घंटे प्रेस क्लब के सामने बैठकर नारे लगाकर गो मुशर्रफ गो कह के हम निज़ाम में तब्दीली नहीं ला सकते। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। दूसरी बात यह है कि जो मालकान हैं हमारे, जिस चैनल की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ या जो चैनल उन्हें जा चुके हैं, और बाय द वे जो चैनल ऑफ एयर हैं वो भी कोई मोर्चा बंदी करके नहीं बैठे हुए, आपको भी पता है, वो भी निगोशिएशन इस वक्त कर रहे हैं। ये और सियासी जमातों का अभी आपने अटॉर्नी जनरल साहब का फरमाया, उनकी एक बहन को एक पार्टी ने टिकट दिया हुआ है, उनके एक भाई को दूसरी पार्टी ने टिकट दिया हुआ है, तो वकला बरादरी उनको डिसोन करे, लेकिन पॉलिटिकली उनकी फैमिली को ओन किया जाता है। ये हकीकत है। तब्दीली कौन लेके आएगा? तलत साहब, देखें, मैं आपकी इस बात से तो किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि प्रोटेस्ट में जो शिद्दत होनी चाहिए थी वो नहीं है। लेकिन मैं काशिफ अब्बासी की बात को सेकंड करूँगा कि जब आप इन प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो फिर आप कंपेयर करें जनरल ज़िया उल हक के मार्शल लॉ को, फिर आप कंपेयर करें जनरल अयूब खां के मार्शल लॉ को। देखिए, अब प्रैक्टिकली मार्शल लॉ है, और जिस तरह उन्होंने पहले दिन 3 नवंबर के बाद वकला पे, सहाफ़ियों पे, इंसानी हकूक़ के नुमाइंदों पे तशद्दुद करके जो मैसेज दिया पूरी कौम को, वो ये था कि ख़बरदार घर से बाहर नहीं निकलना। आपको भी याद है कि जब हमने पहली मीटिंग की प्रेस क्लब में तो उसमें शायद 10 या 15 लोग हमारे साथ आए, और उस दिन बार बार पुलिस वाले वायरलेस मैसेज, झूठा मैसेज चलाते रहे कि जो जर्नलिस्ट पकड़ा जाए उसको थाने में नहीं भेजना, उसको सीधा जेल भेजना है। सिर्फ ये था एक खौफ व हरास की फिजा जो है वो तारी करना। और अब तक हम जो काम कर रहे थे, आपने भी 2-3 मरतबा पहले भी कहा कब तक आप बैठे रहेंगे। इवन देन सलीम बुखारी साहब जैसे सीनियर आदमी, उसने भी कहा भट्ट साहब इस तरह बैठने से आज़ादी नहीं मिलेगी। मैं उस वक्त भी कहता था कि जूं जूं हमें स्पेस मिल रही है हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला हमारा काम यह था कि जो लोग खौफ व हरास में मुब्तला हैं उनका खौफ दूर करें, उनको किसी तरह सड़कों पर लाएं। अब आप अखबार उठा के देखें, तमाम तरह पाबंदियों के बावजूद अखबारात उठाकर आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ है या लोग सड़कों पे नहीं आए। एक छोटे से टाउन से लेकर कैपिटल तक हर शहर में थोड़ा बहुत एहतजाज जरूर होता है, और मैं ये समझता हूँ कौम की बेदारी का ये एक बहुत बड़ा सबूत है। जो लेकिन पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है। मुझे सबसे बड़ा जो इस वक्त आप समझे कि एज पाकिस्तानी की हैसियत से सबसे बड़ा अफसोस है कि इतना बड़ा मोमेंटम है, इतना बड़ा कॉज है, और पाकिस्तान भर के जो बुनियादी इंस्टीट्यूशंस हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और पहली मरतबा हमने देखा है कि क्लास डिस्टिंक्शन से मावरा होकर लोग सोच रहे हैं। कोई यही नहीं देख रहा कि एनजीओ का फर्द है, सहाफ़ी है, वकील है, वो करक से आया है या भलवाल से आया है, एवरीबॉडी इज गेटिंग टुगेदर, नो पॉलिटिकल ओनरशिप। मैं अर्ज करता हूं कि जिस दिन पीएफजे का यहाँ इजलास हुआ 3 के बाद 5 को हमने पूरे पाकिस्तान के लोगों को बुलाया, तो ये बात तो हमने 3 सेकंड में तय कर ली कि इस मार्शल लॉ के खिलाफ, एमरजेंसी के खिलाफ हमने तहरीक चलानी है। लेकिन 2 दिन हमने इस बात पे सिर्फ किए कि इस एहतजाजी तहरीक में, क्योंकि आपको पता है कि पीएफजे जब तहरीक शुरू करती है तो फिर गिरफ्तारियां पेश करने की तहरीक भी होती है, कोड़े खाने की तहरीक भी होती है। ये सारी चीजें हमने 1 बाई 1 एक एक चीज पे डिस्कस किया। और बात आपने इतनी बड़ा दोहराई है कि लगता है कि आप पड़े ही पड़े कोड़े। हम तैयार हैं पूरी तरह अल्लाह के फजल करम से, नहीं क्योंकि जब पहले दिन हमने 3 मुश्ताक को पता है कि जब हमने पहला इजलास किया तो हमें पूरी रात ये मैसेज दिया गया कि 0 टॉलरेंस है। हमने कहा कि हमें अंदाजा है कि हम गिरफ्तार भी हो सकते हैं, जख्मी होकर अस्पताल भी जा सकते हैं, और हुकूमत के दबाव पर अपनी नौकरी से फारिग भी हो सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हमारे सामने थी। इसी तरह पीएफजे के इजलास में 2 दिन इस बात में बहस होती रही कि इस एहतजाजी तहरीक में हमारे साथ कौन आ सकता है। मालकान से हमें एक लम्हे की उम्मीद नहीं थी। अब ये बड़ी खुशकिस्मती है कि मालकान ने इतना लंबा सा पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मालकान ने
इतना लंबा स्टैंड लिया। सियासी जमातों से हमें कतन ना कोई उस वक्त कोई उम्मीद थी और ना अब है, लेकिन वकला बरादरी से हमें पूरी तरह यकीन था कि ये हमारे साथ। Let me bring in मुश्ताक, मैं फिर अपने प्रोग्राम की जो मिजाज है उसके मुताबिक मैं बात करना चाहता हूँ, विच इज़ रियलिस्टिक। वकला भी साथ खड़े हैं, सहाफ़ी भी साथ खड़े हैं, मौका भी है, दस्तूर वो दस्तूर नहीं जिसका हमें ज़रूरत है, वो तो खैर बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन दस्तूर भी है कि जब ये लोग खड़े हों तो तहरीक आगे चलती है। नथिंग हैज़ चेंज। जो इस्टेब्लिशमेंट ने अपना शेड्यूल बनाया था उसके कैलेंडर की हर डेट मार्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने वर्दी उतारनी है हलफ से पहले, और इन जजेस से मैंने इफ्तिखार चौधरी से वोट नहीं लिया। उन्होंने कहा था इलेक्शन करवाने हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम अभी तक इलेक्शन के मोमेंटम में शरीक हैं। उन्होंने कहा था कि हमने चैनल बंद करने हैं, उन प्रोग्रामों के बगैर खोलने हैं, उन प्रोग्रामों के बगैर खोले हैं। तो एक तरफ तो वो शेड्यूल है जो तब्दील होता नजर नहीं आता, दूसरी तरफ से ये ख्वाहिश है कि तब्दीली आए। वेयर डू वी स्टैंड प्रैक्टिकली? बदकिस्मती से तलत साहब, पाकिस्तान की हर सियासी जमात के अंदर एजेंसियों के लोग बाज़ाब्ता तौर पर मौजूद हैं, वो उनके इशारे पे काम कर रहे हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी, और वो ऐसे लोग हैं जो कि छुपे हुए नहीं हैं। हमें पता है, आपको पता है कि वो लोग किस वक्त किसके इशारे के ऊपर अपनी पार्टी के अंदर क्या बात बोलाते हैं। मामला ये है कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के एजेंडे के मुताबिक सारा काम हो रहा है, लेकिन मैं काशिफ की उस बात पर मैं मुतफिक हूँ कि शायद 3, 4, 5 दिनों के बाद शायद हालात ये ना रहें। वर्दी बहरहाल देखें, जिस वक्त जनरल असलम बेग साहब ने अपना नॉमिनी बनाया आसिफ नवाज को, तो ईद आई तो कोई ईद मिलने नहीं आया असलम बेग को। सारे लोग जो है ना वो केक और मिठाइयाँ और फूलों के गुलदस्ते जो है ना वो लेके चले गए जनरल आसिफ नवाज के पास। तो यही सूरत हाल है। कल की दिन है, कल परसों आप देखेंगे, कल जो 24 घंटे रह गए, परसों सियासी जमातों के अंदर बैठे हुए एजेंसियों के लोग, स्टैब्लिशमेंट के अंदर, मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं, वो अब मिठाइयाँ और फूल लेके जनरल कियानी के घर जाएंगे। तो इसलिए देखें, सियासी जमातों की तमाम तर कंप्रोमाइज़ के बावजूद, अब सियासी जमातों की तमाम तर जो कंप्रोमाइज़ उन्होंने किए इस निज़ाम के साथ, जिसमें MMA भी शामिल है, जो 17वीं आईनी तरमीम के गुनाह भी शामिल है, उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी भी शामिल है कि जो आखिरी वक्त तक सदारती इलेक्शन में वो वहाँ पर स्टे किया, इसी तरीके से बाकी जमातें भी शामिल हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है, अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि सियासी जमातों को ये सोचना पड़ेगा कि आइंदा कैसे गुजरेगी, हालात कैसे ठीक होंगे, लोगों की ख्वाहिशात। तो लेकिन ये जो वर्दी उतारने का मामला, क्या जनरल साहब ने खुशी से कर रहे हैं? ये वकला की ये जदोजहद है, ये अवाम के जो है एक तरह की ये एक प्रेशर आपने किसी सियासी पाकिस्तान की, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया की हिस्ट्री में ये पहली जदोजहद, एक पहली स्ट्रगल होगी जो किसी सियासी जमातों के कंधे के ऊपर नहीं लड़ी गई, बल्कि वकला ने बार एसोसिएशन के इन हाथों के अंदर, कमरों के अंदर, सड़कों के ऊपर, शाहराह दस्तूर पर, कराची, लाहौर डंडे और लाठियां खाकर उन्होंने ये तहरीक और पूरी दुनिया को ये वादे किया कि जनरल मुशर्रफ का जो दौर है वो अमराना है और हम उसको तस्लीम नहीं करते, और पूरी दुनिया ने इंडोर्स किया है। आप पूरी दुनिया में जो भी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, अमेरिकन हैं, वेस्टर्न हैं, जिनसे हमें कभी उम्मीद जो है पाकिस्तान के लिए अच्छाई की नहीं है, हमें उस वक्त भी अमेरिका की दखल अंदाजी बुरी लगती थी जब वो जनरल मुशर्रफ के साथ था, और आज भी हमें अमेरिका की दखल अंदाजी बुरी लगती है जब वो हमें ये कहता है कि यहाँ जमहूरियत नाफिज करो। ये हमारे अपना फैसला है, और जब तक पाकिस्तान के वकला, सिविल सोसाइटी, मीडिया है, इंशाअल्लाह जो है मैं पूरा उम्मीद हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी अपनी औकात में रहेंगे और बाकी जो दस्तूरी मामला है वो भी ठीक हो जाएंगे। सरदार असमतुल्लाह साहब जो प्रेसिडेंट है लाहौर हाई कोर्ट बार रावलपिंडी के, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काशिफ हैड अ पॉइंट एंड देन वी गो टू बड़े ब्रीफली आपने कहा कि सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक हो रहा है, एक प्लान बनाया गया था कि किस वक्त वर्दी उतरेगी, किस वक्त इंतखाबात होंगे। आपने शायद
3 नवंबर के बाद बहुत से प्लान बदले भी हैं। पहला प्लान आया था कि फरवरी मार्च में जाके इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन 9 जनवरी की डेट अनाउंस करनी पड़ी। दूसरा ये था कि वर्दी देखेंगे कब उतारते हैं। फिर आज ये बड़ी तेजी में ये सारा कुछ भी किया गया। वो बेनजीर भुट्टो जो एनआरओ को पे दोस्ती बन करके मुशर्रफ के साथ वापस आई थी, वो आप देखें किस तरफ खड़ी है, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट जाके खड़ी होगी। और वो नवाज शरीफ जिसको रोकने के लिए सदर साहब सऊदी अरब गए कि ये नवाज शरीफ वापस ना आए, वो भी पाकिस्तान में वापस आ गया। बहुत कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है, बहुत कुछ उल्टा भी हो गया।